गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो मैं आप लोगों के लिए लेक्चर है वो स्पेसिफिकली सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए जो एक एग्ज़ाम है आप लोगों का ऑप्शनल पेपर अंडर न्यू कोर्स वो आया हुआ है हमारे पास। उस एग्ज़ाम में जो आप पांच चार या पांच एग्जाम्स में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, एक डेमो क्लास की वीडियो, जो कि स्टूडेंट्स उसमें एज अ एग्जाम ऑफ 6E लेना चाहते हैं, दैट इज योर GFRS, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अबे GFRS का एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल तो है क्या, किस किस चीज को कवर करता है, पहले 2 3 4 मिनट हम लोग उसके ऊपर स्पेंड करेंगे। देन फटाफट से हम लोग मूव ऑन करके फिर नए टॉपिक्स, इसमें एक आध किसी टॉपिक के ऊपर हम लोग चूज करके फिर एक जो है वो छोटी सी वीडियो जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का एग्जाम है, इसको लेने की जरूरत क्यों है? पिछले कुछ ट्रेंड से हम लोगों ने देखा हुआ है कि पिछले 5 या 6 अटेम्प्ट्स को, अगर आप 5 6 तो नहीं मैं बोलूंगा, 2 3 अटेम्प्ट्स को अगर देखो तो जो पहले बच्चे नॉर्मली ले रहे थे आपके पास ऑप्शनल एग्जाम में इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है, इसलिए ये सोच के कि जी हमारा 30% तो वो कवर हो जाता है डायरेक्ट टैक्स के पेपर में, और बाकी का वही पेपर हम लोगों के पास वहां 30% में कवर होता है, यहाँ पे 100% के लिए उतना ही पढ़ना है, तो एक्स्ट्रा देयर वाज नो रिक्वायरमेंट, सो इट वाज बेनिफिशियल टू टेक दैट पर्टिकुलर एग्जाम। बट पॉइंट इज कि फ्रॉम लास्ट 3 अटेम्प्ट्स द एग्जाम इज वेरी ट्रिकी, तो वो बड़ा ट्रिकी जो जनरली लग रहा है बच्चों को, जिसकी वजह से अब हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। और उनमें से एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन हमारे पास निकल के आती है, दैट इज दिस एग्जाम GFRS पेपर नंबर 6E। अब ये क्यों अच्छी ऑप्शन है? क्योंकि जैसे हम वहां पे सोचते थे कि हमारे पास इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो डायरेक्ट टैक्स में तो पढ़ना ही है, साथ में यहां पे भी कवर हो जाएगा ऑप्शनल में, तो बहुत अच्छा रह जाएगा, है ना। बट सिमिलरली यहां पे भी हमारे पास जो ये GFRS का सिलेबस है, मैं आपके साथ अभी डिस्कस भी करूंगा एक बार, बट वो भी आपका जो पेपर नंबर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो हमने पढ़ना ही होता है अपने 100 नंबर के लिए, तो उसी के क्रॉसपॉन्डिंगली 99% सिलेबस इज सेम फ्रॉम, और 90% आई शुड से इज सेम फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। जो बाकी का 10% रहता है और जो 90% है, उसमें भी जो चेंज है, जो फर्क है, वो क्या है? वो है सिर्फ एग्जाम की अप्रोच का। तो वो अप्रोच हमें थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपके पास जो है वो चैप्टर वाइज अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे हमारे पास जो 25-25 नंबर के 5 केस स्टडीज आएंगी, जिनके ऊपर की हमारे पास 10-10 नंबर के ऑप्शनल एमसीक्यूज होंगे हर एक केस स्टडी के साथ। 5 में से आपको 4 जो है वो अटेम्प्ट करनी होती है। ये आपका एग्जाम का पैटर्न जो है वो रहेगा। पहले 50-50 नंबर की 2 केस स्टडीज देते थे, अब इन्होंने थोड़ी सी केस स्टडीज का नंबर जो है वो बढ़ा दिया है। अब आउट ऑफ 5 एनी 4 यू हैव टू अटेम्प्ट। और FR में तो पढ़ने ही है वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एसिस बेसिकली आई शुड से, है ना। सिमिलरली आपका वही एक 100 नंबर का आगे एक पेपर क्रिएट हो जाएगा। हाँ, पूरी अप्रोच आपको दोबारा से सीखनी पड़ेगी कि वहां पे क्वेश्चन इंडेक्स वाइज आते हैं, यहां पे फुल फ्लेज केस स्टडी बेस्ड जो है वो आएंगे। हमारी अप्रोच इस कोर्स के दौरान किस तरह से रहेगी? हम कोशिश करेंगे कि इंडेक्सेस को तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार, उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं तो मैं उसको यहाँ पे जो है इन क्लासेस के दौरान मैं फटाफट से ब्रीफ में रिवाइज कराऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, FR के मॉड्यूल के पूरे पूरे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो वहां से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, मेजरली हम लोग जो यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं वो क्या है? वो है सारी की सारी आप लोगों की केस स्टडीज। क्योंकि एग्जाम में अगर केस स्टडीज आनी है, अगर वो अटेम्प्ट करने की हमें आदत नहीं है, तो नॉलेज आपको कितना है इस चीज को कोई चेक नहीं कर सकता है। अब विद दिस पॉजिटिव नोट, धीरे धीरे हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारे पास सिलेबस है, और उसको हम लोग जो है वो फिर 2 मिनट की डिस्कशन के बाद देन आई विल स्टार्ट वन ऑफ द टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ द टॉपिक्स। सो जो इंस्टीट्यूट ने हम लोगों को सिलेबस दिया है वो सीधा सीधा कहता है कि आपने मॉड्यूल 1 से लेकर, अगर आप यहां पे देखो, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 4 तक FR के सारे पढ़ने हैं। आपने डिफरेंसेस बिटवीन इंड ए सॉरी IFRS और इंडेस भी पढ़ना है, क्योंकि अब आपको ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। तो टेक्निकली ICAI चाह रहा है आपसे कि आप लोगों को IFRS का नॉलेज होना चाहिए। इस सिलेबस को लेने का एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये भी है कि प्रैक्टिकली जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाहर निकलोगे, तो यू विल बी अ प्रॉपर प्रोडक्ट दैट कैन बी कंज्यूम्ड इजीली इन द मार्केट। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में आजकल के टाइम पे
IFRS इज द की, जो आप लोगों को पता होनी जरूरी है, ठीक है। और हम लोगों के पास अप्रोच ही चेंज करनी है, पढ़ना तो वही सब्जेक्ट है, बट अप्रोच चेंज करना कैसा आसान काम है, कैसा सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है। होने को सब कुछ हो जाता है, थोड़ा मुश्किल है। रीजन क्या है उसका, कि जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन में बच्चे यही सोच के अभी तक परेशान हो रहे हैं कि हो जाएगा 30 नंबर का, वहां पे है, यहाँ 100 नंबर का एंड ऑल, बट वो अप्रोच सही पता नहीं है, इसलिए वहां पे केस स्टडीज में हम लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसी सिलेबस को, वही मॉड्यूल 1 to 4 पढ़ेंगे, पर जो अप्रोच होगी वो होगी केस स्टडीज वाली, ना कि क्वेश्चंस वाली। अब इसके अलावा आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स को, कुछ इफ्रिक्स को, जिनको हम बोलते हैं इंटर IFRS इंटरप्रिटेशंस, इफ्रिक्स, वो यहाँ पे एक्सक्लूड भी करी हुई है हम लोगों के पास। एंड देन कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एक्सक्लूडेड हैं, बट एक मेजरली जो भी रिसेंट चेंज हुआ था, जो सीए फाइनल के FR में भी है, यहां पे भी डाला हुआ है, दैट इज द मेजर Ind AS, that is Ind AS 116, corresponding IFRS 16 is there that you have to study in detail. Then इसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो सिलेबस है, इसको कवर करने के लिए जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ये आपका एग्जाम का नवंबर 16 का एक पेपर है, जिसमें कि आपके पास, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 5 केस स्टडीज, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 4, सो ईच केस स्टडी कैरीज 25 मार्क्स। और उसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे, केस स्टडीज लंबी लंबी होती हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन FR में जनरली नहीं आते, तो इनको पढ़ने की, इनको अटेम्प्ट करने की हमें आदत बनानी है, और इसी अप्रोच से हम लोग चलेंगे। पहले आपके पास MCQs आएंगे, उसके बाद आप लोगों के पास प्रॉपरली क्वेश्चंस होंगे, कोई 4 नंबर के, कोई 6 नंबर के, वो किसी भी तरह से आपको फ्रेम हो सकते हैं। जैसे आगे एक क्वेश्चन 6 नंबर का दे दिया है, क्वेश्चन 4 नंबर का दे दिया, क्वेश्चन 3 नंबर का दे दिया, दैट कैन बी डिफरेंट, है ना। तो ये आप लोगों के पास सिलेबस था, जो GFRS के अंडर आप लोगों ने पढ़ना है, वो आपकी अप्रोच थी। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसी में से एक टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों के पास Ind AS 12 के साथ भी आएगा, Ind AS 36 तो वो है ही है एंड ऑल, बाकी कुछ Ind AS के साथ, और पूरे केस स्टडीज में बैलेंस शीट्स को अच्छे से दिखाने के टाइम पे बीच में इंक्लूड हो ही जाता है ना। तो मैं उस एक टॉपिक को यहाँ पे शुरू करने वाला हूं, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, समझना है, किसी भी चीज को क्रैम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि FR का पेपर शायद, वैसे तो उसमें भी काम नहीं चलता, बट वो शायद फिर भी क्रैम करके काम चल जाता, इस पेपर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस पेपर में आपको अगर अच्छे स्कोर करने हैं, स्कोरिंग पेपर होने वाला है ये, अच्छा स्कोर करना है आपको, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो एक्सट्रीम लेवल का चाहिए, कि एग्जैक्टली उस IFRS का इंटेंट क्या है, क्योंकि आप लोगों को किताबें ले जाना अलाउड होगा, है ना। तो ओपन बुक पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल की आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई बड़ा सा मटेरियल अपने पास कहां से मिलेगा, क्या होगा, कोई याद रखनी है, चीजें याद नहीं रखनी है, उनके इंटेंट्स को हम लोगों ने समझना है। लिखी हुई आप लोगों को चीजें वहां पे मिल जाएंगी, इसलिए मैं लिखवाने के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं देने वाला हूं, वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, पर आपको समझने के ऊपर हम लोग जो है वो इस चीज को जोर देने वाले हैं, और थोड़ा सा फास्ट मोड में चलने वाले हैं, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने FR एक बार के लिए पढ़ा हुआ, ठीक है, उसके बाद आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। अगर आपने FR पहले नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो आप लोगों ने एक बार के लिए, चाहे मुझे ही कॉल करके, चाहे अपने टीचर्स को कॉल करके, जिनसे आपने FR पढ़ना हो, वो एक बार डिस्कस करके फिर इन क्लासेस को आगे आप टेकअप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, दैट टॉपिक नेम इज Ind AS 36, डील्स विद इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। छोटा Ind AS है, पर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपके फुल फ्लेज बैलेंस शीट के टाइम पे, आजकल के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रॉपर के स्टडीज में भी और वैसे भी हर बार आता है। जो ICAI का नवंबर का एग्जाम था, उसमें भी 2 जगह पर इसकी इंप्लीकेशन जो थी वो आई हुई थी, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको डिस्कस करने लगे हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड है, ये 2 शब्दों से, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से चलते हैं, 2 शब्दों से मिलके बना है। वन इज कॉल्ड इंपेयरमेंट, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एसेट्स। तो इंपेयर करना है किसी चीज को जो कि क्या है, एसेट है। अब इसको आगे समझने के लिए हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि आखिरकार एसेट क्या होती है, और दूसरे नंबर पे, अगर वो एसेट है आइटम आपकी बुक्स में, तो उसको इंपेयर करने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एक मेरे पास आइटम आई एसेट।
अगर मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूं, थिंक अबाउट इट कि आप किसको एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। हम लोग जब सीए फाइनल में पहुंच जाते हैं तो बचपन की चीजें, 11वीं 12वीं की चीजें हम लोग भूल चुके होते हैं। इसलिए मैं आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि क्रक्स से जीरो से शुरू करना है ना। एसेट किस चीज को बोलते हैं अब हम लोग? सर जो बुक्स में होती हैं, जो राइट वाली साइड पे टी शेप बैलेंस शीट में लिखी जाती थी, इंडियस की बैलेंस शीट में सबसे पहले जो हम लोग लिख देते हैं ना, वो आंसर नहीं होगा सही। अगर आपसे कोई पूछे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि किस चीज को आप एज एसेट डिफाइन करते हो, व्हाट आर द की डेफिनेशन क्राइटेरियाज फॉर दैट, तो जनरली शायद हम में से ज्यादातर लोग उसकी डेफिनेशन शायद बता नहीं पाएंगे कि क्या आइटम होती है जिसको हम लोग एसेट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये एसेट है कि नहीं, तो आगे वो इंपेयरमेंट के लिए आगे हम लोग नहीं चल सकते। तो सोचना है जरा सा कि क्या गुण होने चाहिए। सर एसेट्स होती हैं जिनसे हम कुछ पैसा वैसा कमाते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ फायदे होते हैं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट देन यू आर राइट। तो मेरे पास अगर मैं बोलूं कि किसी चीज को मुझे एसेट बोलना हो, तो टेक्निकली 3 गुण उसमें, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होना बहुत जरूरी है। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले, वो एसेट जो है आप लोगों के पास, एसेट होने के लिए वो एक रिसोर्स होना चाहिए। एसेट होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? एक रिसोर्स होना चाहिए। रिसोर्स वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। रिसोर्स वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ रिसोर्स होता है वो। ठीक है। सेकंड, उस रिसोर्स से हमें क्या हो रहे होने चाहिए? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नाउ द क्वेश्चन इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर कोई इंप्लॉय आपका ईमानदार है, तो उस वो भी एक रिसोर्स है। क्या उससे भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं? होते हैं सर। बट क्या वो मनी वैल्यू में काउंट किए जा सकते हैं? जनरली वो मुश्किल काम है ना। आपकी एक छोटी सी शॉप थी, उसके आगे से एक छोटा सा रोड जाता था। आप शाम को बैठे बैठे, चाय की दुकान थी आपकी, 100-500 रुपए कमा लेते थे। अब उसी के आगे से एक बहुत बड़ा रोड, 6 लेन 8 लेन रोड बन जाता है। अब उसकी रोड की बनने की वजह से आपके जो बेनिफिट्स हैं, आपकी जो सेल है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब आप 500 की 5000 कमाना शुरू कर देते हो। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि क्या रोड वो रिसोर्स है? बिल्कुल है सर। क्या उस रोड की वजह से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे? बिल्कुल होंगे सर। बहुत सी गाड़ियां चलेंगी, फायदे होंगे। क्वेश्चन मेरा तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या उस रोड को मैं अपनी बुक्स में एज एन एसेट शो कर सकता हूं कि नहीं? दैट इज अ क्वेश्चन। अब एक बार के लिए माइंड में आता है कि सर ऐसे लग नहीं रहा कि उस रोड को शो किया जा सकता है ना। तो सिर्फ रिसोर्स होने से, सिर्फ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने से वो एसेट नहीं बन जाती। आप लोग सही सोच रहे हो कि वो उस रोड को थोड़ी एसेट शो करना शुरू कर देंगे हम लोग। क्यों सर? एक किसी के मन में आता है, सर वो रोड हमारा नहीं है, सरकार का है, ओनरशिप नहीं है हमारी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अकाउंटिंग में ओनरशिप होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है किसी चीज को एसेट शो करने के लिए। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी डिस्कस करी, मैंने आपको बताया सिलेबस के टाइम पे कि एक नया स्टैंडर्ड आया हुआ, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स 116, लीजेस को डील करता है। तो अगर आप एसेट को लीज पर लेकर आते हो, तो हम जब पढ़ेंगे तो मैं भी आपको सिखाऊंगा, उसको एज अ एसेट शो करना शुरू कर देंगे हम अपनी बुक्स। बेशक लीज पे लाए या बाद में वापस करनी पड़ेगी, कोई ओनरशिप नहीं है हमारी, फिर भी हम शो करना शुरू कर देंगे। तो क्या होती है सर फिर अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली? इनकम टैक्स में ओनरशिप इज रिक्वायर्ड, अकाउंट्स में कभी नहीं, है ना। तो बेसिक शुड बी 100% फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर। तो क्या है सर? फाइनली खत्म करते हैं इस पहेली को, और मैं खत्म कर रहा हूं। वो एक रिसोर्स होना चाहिए, उस रिसोर्स से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने चाहिए हमें। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं, फिर भी वो एसेट नहीं है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज दोज बेनिफिट्स शुड बी इन आर कंट्रोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो जो बेनिफिट्स है हमारे पास, वो हमारे कंट्रोल में होना भी इक्वली जरूरी है। अगर उससे जो जो रोड है, मैं एग्जांपल की बात करूं, क्या उस रोड को सरकार कंट्रोल करेगी? क्या हम कंट्रोल करेंगे? हम नहीं कर सकते कंट्रोल, है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। इसलिए उसको एज एन एसेट हम
बोल ही नहीं सकती, उसको हम अपनी बुक्स में एज एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जो इंप्लॉइज होते हैं सर, इंप्लॉइज को भी हम मानते हैं कि इंप्लॉइज कोई मशीन नहीं होती कि ऐसे बटन ऑन किया ऑन हो गए, ऐसे बटन ऑफ किया ऑफ हो गए, कोई कंट्रोल नहीं होता उनके ऊपर, वो जब चाहे हमारी एंटिटी को छोड़कर जा सकते हैं, है ना। तो उस वजह से उनको भी एज एन एसेट हम शो नहीं करते हैं। पर लीज के अंडर जब एसेट आती है तो 2 साल के लिए, 3 साल के, जितने टाइम के लिए भी मेरे पास आई हो, उतने टाइम के लिए हम उसके द्वारा जो बेनिफिट जनरेट करे जाते हैं उनको हम कंट्रोल कर पाते हैं। इसलिए इंडिया 16, मतलब IFRS 16 बोल रहे हैं, इंडिया 116 है उसका नंबर, वो बोलता है कि उसको हम एज एन एसेट शो कर सकते हैं। तो फाइनली समझे सब, दो चीजों का मतलब समझना है, एक इंपेयरमेंट और एक एसेट। वो एसेट का मतलब हम लोगों ने समझ लिया, क्योंकि जब आपके पास केस स्टडीज आएंगी तो आपको इंटेंट वाइज उसमें से कई बार एसेट भी डिफाइन करनी पड़ जाएंगी कि एसेट्स हैं भी या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए नहीं, पूरे अकाउंट्स के लिए किसी चीज को एसेट कब बोला जाता है, उसमें 3 गुण होने जरूरी है। वो रिसोर्स होना चाहिए, उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने चाहिए, और वो बेनिफिट्स हमारे कंट्रोल में होना जरूरी है, ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। इसके साथ में हमारा जो डेफिनेशन ऑफ एसेट है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब आपके पास जो मशीन होती है, अब आपके पास जो इन्वेंट्री होती है, अब आपके पास जो कैश होता है, क्या उनके ऊपर 3 गुण पूरे होते हैं? बिल्कुल सर। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, अपनी बुक्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आता है सेकंड आइटम, दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट। अब इसके लिए 2 सवालों का जवाब हमें चाहिए। पहला सवाल, इंपेयरमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है। दूसरा सवाल जो ज्यादा जरूरी है, कि आखिरकार इंपेयरमेंट करनी क्यों है, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई। क्योंकि जब तक आपको क्यों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक आप सिर्फ किसी सब्जेक्ट को क्रैम कर रहे हो, समझ नहीं रहे। जब आपको क्यों के जवाब ढूंढने आप शुरू कर दोगे, वाई ढूंढना शुरू कर दोगे, तब आप एक्चुअली में सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दोगे और समझना शुरू कर दोगे, है ना। तो मेरे पास अब दूसरा शब्द आता है, दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट। पहले तो मैं आपको बता रहा हूं इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है। इंपेयरमेंट का मतलब है किसी चीज की वैल्यू को घटाना। एक एसेट लिखी हुई है, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने को हम क्या बोलते हैं, इंपेयर करना। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि आखिरकार ये स्टैंडर्ड बात तो सिर्फ क्या कर रहा है कि जो भी आपकी बुक्स में आपने एसेट लिखी हुई है उसकी वैल्यू को आपने घटाना है। पर दूसरा सवाल जरूरी है, क्यों घटाना है सर, इतनी क्या पड़ गई हम लोगों को कि हम एसेट की वैल्यू को घटाना शुरू कर दें, है ना। क्योंकि वो सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा तो आप लोग आगे इस पूरे स्टैंडर्ड को करने में 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा स्टैंडर्ड आप चाहे खत्म कर दोगे। फिर चाहे आपके सामने केस स्टडी आ जाए, फिर चाहे जो मर्जी आ जाए। लिखने की जरूरत ज्यादा चीजों की नहीं है, समझने की जरूरत है। अब चलते हैं इस शब्द के ऊपर। इंपेयरमेंट का मतलब है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, टू रिड्यूस द वैल्यू, टू रिड्यूस द वैल्यू। उसके बाद आया कि इंपेयरमेंट आखिरकार करनी क्यों है, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप छोटे बच्चे थे बचपन में, जब आप 11वीं क्लास में आपने कॉमर्स लिया था कभी, तो आप लोगों ने एक चीज सीखी थी कि एक कोई बैलेंस शीट होती है। ठीक है, और आपने एक छोटी सी चीज सीखी थी कि हमारा बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एन अकाउंटेंट काम क्या होता है कि हम ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करें। ठीक है, अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करें। तो उस चीज की ट्रू एंड फेयर पिक्चर के लिए हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। उनमें से एक फाइनेंशियल पोजीशन को जो बताती है, उस स्टेटमेंट का नाम होता है बैलेंस शीट। अब मैं समझाने के लिए टी शेप लिख रहा हूं, है ना, चाहे जैसे मर्जी आप लिख लो। इसके 2 साइड्स होते हैं, एक हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी साइड, एक को बोलते हैं हम लोग एसेट साइड। अब जो ये बैलेंस शीट की एक्चुअल टर्मिनोलॉजीज हैं, एक्चुअल इसके इंटेंट्स हैं, एक्चुअल इसके जो फिगर्स हैं, क्या वो सब लोगों को प्रॉपरली एएस इंडिया से आप सोचो दुनिया में आते होंगे? क्या जो भी आपके फाइनेंशियल यूजर्स हैं उनको सबको ये पूरी बैलेंस शीट पढ़नी आती होगी? हम लोग जो सीए फाइनल में पहुंच चुके हैं और इवन सीएस बन चुके हैं, वो भी अगर प्रैक्टिस में नहीं होंगे, उनको भी पूरी चीजों का पता नहीं होता है कई बार। तो आप नॉर्मल पब्लिक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको सब चीजों का आइडिया हो। फिर सर, फिर दिक्कत यह है कि उन लोगों को पैसा तो लगाना है एंटिटीज में, पर उनको टेक्निकलिटीज का उतना पता नहीं है। तो जब वो ये शब्द पढ़ते हैं लाइबिलिटी और एसेट उसके ऊपर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइबिलिटी साइड पे एक आम आदमी को जो डिक्शनरी मीनिंग का मतलब जानता है सिर्फ किसी लाइबिलिटी का, या डिक्शनरी खोल के देख लेगा, तो उस केस में जब उसको एक लाइबिलिटी यहां पर दिखेगी, कोई क्रेडिटर दिख गया मान लो 5,000 रुपए का,
तो उस लाइबिलिटी को पढ़ के उसको क्या लगेगा, बाय डिफॉल्ट वो क्या सीखेगा, तो उसको समझ नहीं है क्या होते हैं ये, पर इतना उसे पता चल जाएगा कि ये एक ऐसी आइटम है जिसके बदले में हमारा जो ये बिजनेस है ना, इसको देने पड़ेंगे किसी ना किसी को पैसे, मतलब इसका खर्चा या नुकसान होने वाला है कल को, हाँ या नहीं। जो क्रेडिटर्स होते हैं या जो भी लाइबिलिटी होती है, क्या वो आज नहीं, कल नहीं, परसों तरसों, कभी ना कभी बिजनेस हैज टू पे, एंड दिस विल बी अ काइंड ऑफ आउटफ्लो और एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। द आंसर इज यस। ठीक है, अब सर टेक्निकली वो एक्सपेंस पहले भी हो चुका होता है, बाद में भी हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा, पर एक लाइबिलिटी को देखने का नजरिया क्या होता है, एक आम आदमी की तरह जरा सा सोचना है। आपके घर में पेरेंट्स होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनके हिसाब से सोचना कि वो जब लाइबिलिटी को देखेंगे उनको क्या लगेगा, यही लगेगा कि ये पैसा बिजनेस ने देना है, क्योंकि डिक्शनरी मीनिंग में लाइबिलिटी का मीनिंग यही होता है। अब अगर किसी लाइबिलिटी को देखकर किसी पर्सन को, किसी आम पर्सन को जो कि यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको ये लगता है कि ये पैसा किसी को देना है, तो फिर उसको एसेट को देख के क्या लगता होगा, यही लगता होगा सर कि ये पैसा कहीं से लेना है हम लोगों ने, ठीक है, या कहीं से आना है हमारे पास। ठीक है, जैसे डेटर है तो उसको देख के तो सीधा पता चल जाता है कि ये पैसा कहीं ना कहीं से हमारे पास आना है, आज नहीं, मैं भी 2 महीने बाद आएगा, मैं भी 2 साल बाद आएगा, पर कहीं ना कहीं से इतना पैसा हमें रिकवर होना है, इतने पैसे का फायदा, इनफ्लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे रीड कर लो, पर ये पैसे बिजनेस के पास आने हैं, हाँ या नहीं। आंसर इज हाँ सर, बिल्कुल। लाइबिलिटी को देख के लगता है पैसे देने हैं, एसेट को देख के लगता है सर पैसे लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहां पर कोई एसेट लिख दी आपने 10 लाख रुपए की, तो इसको देख के एक आम आदमी जिसको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं से 10 लाख रुपए आना है। मान लो ये मशीन है, कोई एसेट जो है वो कोई मशीन है, ये 10 लाख रुपए इसके अगेंस्ट आपने वैल्यू बुक्स में लिख दी, बैलेंस शीट में लिख दी। ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन को लगेगा कि कहीं ना कहीं से ये पैसे मेरे पास आने हैं। अब दिक्कत क्या है कि यहां पर जब आपने चेक किया, कैसे किया सर चेक, वही स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है, पर आपने जब चेक किया तो आपको पता चलता है कि यार ये एसेट जो है ना, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना मर्जी हम लोग जोर लगा लें, ये 8 लाख से ज्यादा पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी हमारे लिए। पर मैंने बुक्स में कितने पे लिख दी हुई है, वो 10 लाख पे, जिसको देख के एक यूजर को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, उसको क्या जाएगी इंफॉर्मेशन कि जी ये एसेट, ये कोई भी चीज है, इससे 10 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, जबकि वो एसेट कितना पैसा रिकवर करने की काबिलियत रखती है सर, 8 लाख रुपए सिर्फ। तब जाके ये मेरा स्टैंडर्ड जो है, इंडेस जो है, वो बीच में आ जाता है, आईएफआरएस बोल लो, इंडेस बोल लो। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर आपके यूजर्स को उतना नॉलेज नहीं है, तो आपको उनको हमेशा ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ एसेट्स जो है वो देनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि अगर वो आपने बुक्स में कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू उसकी 10 लाख रुपए लिखी हुई है, जबकि वो एसेट एक्चुअली में कितना पैसा रिकवर करने की हिम्मत रखती है, काबिलियत रखती है, सिर्फ 8 लाख रुपए, तो मुझे कहता कि आप लोगों को अपनी बुक्स में उसको 10 लाख रुपए पे शो करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको कितने पे शो कर देनी चाहिए वो एसेट, चुपचाप से 8 लाख रुपए के ऊपर। और जो 2 लाख रुपए की इस एसेट की वैल्यू को गिरावट की जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि करनी क्यों है, ताकि हमारे यूजर्स को सही सही इंफॉर्मेशन जाए। सर क्या वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं? बढ़ाने को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन, अंडर इंडेक्स 16 कवर होता है। यहां का पॉइंट वो नहीं है, यहां पे सिर्फ गिराने की बात हम लोग जनरली करते हैं। ठीक है, हाँ लास्ट में रिवर्सल गिराई हुई है पहले, फिर उसको इंक्रीज करने के टाइम के पॉइंट्स यहां पर आएंगे। पर बाय डिफॉल्ट क्या हमें इतना पता चल गया कि इंपेयरमेंट आखिरकार करनी क्यों होती है? होपफुली यस। क्यों करनी होती है सर? कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे यूजर्स जो नॉर्मल आदमी हैं, उनको एसेट की टेक्निकलिटीज का नहीं पता, पर उनको यह पता है कि लाइबिलिटी का मतलब किसी को पैसे देने हैं, तो एसेट का मतलब किसी से पैसे आने हैं। और जो आने वाले पैसे अगर आपने 10 लाख लिखे, पर एक्चुअली में एसेट कितना पैसा रिकवर कर सकते हो? सिर्फ 8 लाख। तो आप किस वैल्यू पे शो करोगे उसको? 8 लाख पे, ताकि यूजर्स जो है वो किसी गलत सपनों में ना रहे कि इस चीज से 10 लाख आ जाएंगे कल को, इस चीज से सिर्फ कितने आ सकते हैं? 8 लाख। तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 8 लाख पे। और 2 लाख रुपए उसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा?
इंपेयर कर दिया जाएगा। अब इन्हीं चीजों को जब हम टेक्निकली लिखना और बोलना शुरू कर देते हैं तो ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाता है। सर इनके क्या है टेक्निकल नाम, वो भी बता दीजिए। अब जब इतनी बात कर ही लिया आपने तो जो ये अमाउंट जो आपने बुक्स में लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग अमाउंट, जिसको आप और भी कई नामों से जानते हो। इसी को हम बोलते हैं बुक वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन टिल डेट। ठीक है, तो ये एक ही नाम है जो बुक्स में आपने वैल्यू लिखी हुई है। इस 8 लाख रुपए को सर हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रिकवरेबल अमाउंट। सर निकलता कैसे है अभी बताता हूं थोड़ी देर में, पर क्या वो अगर निकल जाएगा तो मतलब क्या है, इंटेंट समझना है। उनकी स्टडीज को अटेम्प्ट करने के लिए एक एक चीज का लॉजिक पता होना जरूरी है। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है, इस एसेट से कितना पैसा आप लोग क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कि एसेट कितना पैसा रिकवर करके आपको दे देगी, दैट इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट। और अगर आपकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और एसेट कम रिकवर करने की हिम्मत रखती है तो इस डिफरेंस अमाउंट को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इंपेयरमेंट लॉस। दिस इज ऑल अबाउट इंपेयरमेंट लॉस। अब इसमें सिर्फ हम लोगों के पास जो चर्चा का विषय है, जो डिटेल में डिस्कशन का काम है, वो है कि ये रिकवरेबल अमाउंट आखिरकार निकलता कैसे है, हाउ टू कैलकुलेट दिस रिकवरेबल अमाउंट। क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट मतलब जो किताबों में वैल्यू लिखी हुई है आपने, वो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद उसको कैरिंग अमाउंट बोल देते हैं, उसको डब्ल्यूडीवी, इसका एक और नाम भी आपने सुना होगा डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू, ये सारे उसी कैरिंग अमाउंट के नाम है जो आपने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें सेकंड चर्चा का विषय आता है, दैट इज कॉल्ड हाउ टू कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट। अब ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो अगर बाई चांस कुछ लिखने से रह भी जाए तो आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप क्लास के बाद भी अपने पास आराम से नोट कर सकते हो, या नोट ना भी करना हो तो फटाफट से सुन के चाहे उससे आगे चल सकते हो, है ना, या उन नोट से भी सीधा पढ़ सकते हो। तो अब आपके पास आया हाउ टू कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट। अब अगेन किसी चीज को क्रैम नहीं करना, सिर्फ समझना है। मेरे पास ये फोन है, क्या ये मेरे लिए एसेट है, बिल्कुल एसेट, एसेट। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इस फोन का पता लगाओ कि ये फोन कितना पैसा रिकवर कर सकता है मेरे लिए, ठीक है, कोई भी एसेट हो चाहे, तो वो कितना पैसा रिकवर हम लोगों को करके दे सकती है। ठीक है, तो उसके तरीके होते हैं दो। हम लोगों के पास किसी एसेट से क्या पैसा रिकवर किया जा सकता है या उससे पैसा रिकवर करने के तरीके एक्चुअली में होते हैं दो। कौन कौन से तरीके होते हैं सर? पहला तरीका होता है इस एसेट को बेचकर, कि हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इस फोन को बुलाएंगे किसी एक्सपर्ट को कि भाई ये इसकी रैम है, ये वाला मॉडल है, इतना पुराना है, ये ऐसी ऐसी डिस्क्रिप्शन है, कितने पैसे दोगे बताओ। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है कि हाँ इसको बेचकर देख लेते हैं कि कितना पैसा रिकवर हो सकता है। दूसरा तरीका भी होता है बेचने की बजाय, क्या सारी एसेट्स को आप बेचकर ही पैसा रिकवर करते हो? जैसे आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को तो आप बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो। जो फिक्स्ड एसेट्स आपकी होती हैं, क्या उनको हमेशा बेचकर पैसा रिकवर कर सकते हो कि उनको यूज करके प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट बेचोगे, उससे कैश फ्लो जनरेट करोगे? आंसर इज द सेकंड वन, है ना। तो उस केस में सेकंड ऑल्टरनेटिव आता है यूज करके। इनकी टेक्निकल लैंग्वेज में आपको लिखाऊंगा, पहले समझ के, है ना। तो एक तरीका है कि उसको बेच के क्या पैसे मिलेंगे, दूसरा तरीका है कि उसको यूज करके क्या पैसा आप लोगों को मिलेगा। अब सवाल आया कि सर बेचकर को एक्चुअली में हमारे इंड एएस में क्या बोलते हैं या आईएफआरएस में क्या बोलते हैं? वो कहते हैं इसको एक आइटम निकालो दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कि इस एसेट की फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू का मतलब वैसे भी जब आप इंडिया 113 पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर ओपन मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बेचा जाए बिना किसी डिस्ट्रेस एंड ऑल की सिचुएशन के, तो वो कितने की बिकेगी। ठीक है, तो वो उसका सेलिंग प्राइस की तरह की चीज होगी, है ना। उसमें से अगर उसको बेचने के लिए कोई कमीशन विशन देना पड़ेगा तो उसमें से हम लोग घटा देते हैं, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो फोन को बेच के 10,000 मिलेंगे और 2,000 कमीशन ले जाएगा कोई, तो मेरे लिए तो इससे कितना रिकवर हो पाएगा पैसा, 8,000 रुपए, है ना। तो यहां पे एक आइटम आई कि अगर आप लोग पता करना चाहते हो
कि ये एसेट एक्चुअली में आज के दिन पे कितना पैसा रिकवर कर पाएगी, तो पहला तरीका है उसको बेच के देख लो। बेच के देखने का मतलब क्या है कि आज के दिन पे उसकी फेयर वैल्यू क्या है और कॉस्ट टू सेल उसमें से रिड्यूस कर देंगे। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जनरली एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बिना किसी डिस्ट्रेस एंड ऑल के आज के दिन पे ये एसेट कितने की बिक सकती है। ठीक है, तो वो हमारे पास एक अमाउंट आ गया। सर पता किया, एक कोई एसेट थी, ये फोन था मान लो, फोन का पता किया तो फेयर वैल्यू इसकी थी 10,000 और बेचने का खर्चा हो जाता 2,000, तो ये अमाउंट कितना आया आपके पास 8,000 रुपए। मतलब इस एसेट को अगर मैं आज के आज बेचूं तो मेरे पास कितना पैसा रिकवर हो सकता है, 8,000 रुपए रिकवर हो सकता है। पर जरूरी नहीं है ना कि मैं इसको बेचूं, मैं इसको यूज कर सकता हूं, मैं इसको यूज करके कुछ सर्विसेज दे सकता हूं किसी को, अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूं और यूज करके भी कुछ ना कुछ फायदे कमाए जा सकते हैं। मान लो इस सिचुएशन में आपको जब यूज करके बेनिफिट कमाने हैं तो उनको टेक्निकली हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, उनको टेक्निकली बोलना शुरू करते हैं हम लोग वैल्यू इन यूज। सर ये वैल्यू इन यूज कैसे निकाली जाती है? हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्यों सर? क्योंकि हम कौन से दिन पे पता कर रहे हैं कितना पैसा रिकवर कर सकती है, आज के दिन पे। पर इस एसेट को अगर यूज करेंगे तो क्या सारे के सारे कैश फ्लो आज क्या जनरेट हो जाएंगे कि फ्यूचर में प्रोडक्ट बनेगा फिर बिकेगा फिर कैश फ्लो जनरेट होंगे? द आंसर इज सेकंड वन है ना, फ्यूचर में बनेगा फिर बिकेंगे फिर कैश फ्लो जनरेट होंगे। इसलिए पर कंपेयर तो आज करना है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाले। प्रेजेंट वैल्यू आप लोग एसएफएम में डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे एक टेक्स्ट कर देना, मैं आपको छोटी सी क्लिप सी दे दूंगा जिसमें कि सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की ही इंप्लीकेशन समझाई हुई होती है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू सर किसकी निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज ऑफ दिस फ्रॉम द यूज ऑफ दिस एसेट। अब इस एसेट को यूज करके आप लोगों को जो फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे, इनफ्लोज होंगे, उन सारे इनफ्लोज की अगर आप आज के दिन की वैल्यू निकाल लेते हो तो उनको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, वैल्यू इन यूज। तो अगर आप इस एसेट को यूज करके जो कैश फ्लो जनरेट, अगर मान लो इसको यूज करके मैं हर साल के 10,000 रुपए जनरेट कर सकता हूं, तो उन 10,000 रुपयों के फ्यूचर जितने टाइम तक कर सकता हूं उनकी क्या निकाल लेंगे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे करी जाती है ये वैल्यूज एंड ऑल? प्रैक्टिकली आप लोगों के पास जब आप जाते हो तो 5 एक साल तक की आप कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हो फ्यूचर के, उसके बाद की टर्मिनल वैल्यू ले लेते हो। वो क्या होती है सर, आपके बड़ी ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, हाँ नेक्स्ट सेशन में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा जरूर। पर एग्जाम पर्पस के लिए, आपके केस स्टडीज के पर्पस के लिए जितने भी सालों के उसने आपको कैश फ्लो दिए होंगे, खुद दिए होंगे क्वेश्चन में, डोंट वरी, तो उन सारे कैश फ्लोज के आपको क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू। मान लो आपने एक बार के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाली और ये वैल्यू आ गई 12,000 रुपए कि अब इसको रीड करना बहुत जरूरी है। आपने ढूंढने की कोशिश क्या कर रहे थे कि मैं जो बुक्स में एसेट एक वैल्यू लिख के बैठा हूं जिसकी एसेट में वैल्यू आपने लिखी है मान लो 10,000 रुपए या 15,000 रुपए लिखी है एक बार के लिए, ये कैरिंग अमाउंट है आपका, उसका आखिरकार रिकवर कितना हो सकता है पैसा। ठीक है, तो अगर रिकवर होने का पैसा आपने पता करना है तो दो तरीकों से पता करेंगे, एक उसी एसेट को बेच के पता कर लो, दूसरा उसी एसेट को यूज करके पता कर लो, है ना। तो बेचने वाले को हम टेक्निकली बोलते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यूज करने वाले को हम बोलते हैं वैल्यू इन यूज। जब आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली तो सर इसमें से रिकवर करने वाला अमाउंट कितना है जो हम रिकवर कर सकते हैं? अब सोच के बताना, अगर आप एक कॉमन बिजनेसमैन, एक रैशनल पर्सन हो, आपको पता चले कि ये फोन है आपकी एसेट है, ये सोच के बताना आपकी एसेट है, इसको बेच के आपको मिल पाएंगे सिर्फ कितने पैसे, 8,000 रुपए। जबकि इसी को यूज करके आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, आज के दिन की इक्वलेंटली 12,000 रुपए, क्योंकि 12,000 रुपए क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन की वैल्यू है ना। तो आप क्या चाहोगे, 8,000 रिकवर करना कि 12,000 रिकवर करना? कोई भी बिजनेसमैन है सर, नुकसान कौन चाहता है अपना, है ना, तो क्या चाहेंगे, हमेशा 12,000 रिकवर करना। हम भी यही मानेंगे कि 12,000 रुपए मैक्सिमम रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, तो यूज करके जाएंगे तो 12,000, बेच के जाएंगे तो 8,000, पर मैक्सिमम कितना पैसा रिकवर हो सकता है, 12,000। चाहे जो मर्जी कर लो, जिस मर्जी मंदिर में माथा टेक के आ जाएं, जहां मर्जी दूध चढ़ा के आ जाएं,
पर क्या आपके पास 12,000 से ज्यादा पैसा ये एसेट कभी कर पाएगी रिकवर? ना। और अगर ये 12,000 से रिकवर नहीं कर सकती तो यही मेरा इंडेक्स बोलता है कि आपको बुक्स में इसे 12,000 से ज्यादा शो नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास बुक्स में मैंने कितनी शो करी हुई है? 15,000 से। तो आपको 3,000 रुपए से उसकी वैल्यू को क्या कर देना चाहिए? इंपेयर कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए। सर अगर 10,000 होता उसका सिर्फ कैरिंग अमाउंट, मैंने 10,000 की लिखी हुई और वो 12 रिकवर कर सकती, तो आप लोगों को कोई इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं, देन द इंपेयरमेंट लॉस इज 0 रुपीज। पर अगर सर उसके केस में फिर अपवर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपको इंडिया 16 बताएगा, यहां पे वो डील नहीं करेंगे, है ना। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड है वो आपको वहां पे इस चीज के बारे में बताएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि रिकवरेबल अमाउंट को अगर टेक्निकली बोलना हो तो वो क्या बोलते हैं हम लोग कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। नॉर्मली हर जगह होते हैं लोअर एंड ऑन, यहां पे है हायर, क्योंकि हम कोशिश क्या कर रहे हैं? एसेट से पैसा रिकवर करने की, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना हम लेके चलेंगे, पर उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। और इसलिए विच एवर इज हायर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द रिकवरेबल अमाउंट। और इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है सर? इंपेयरमेंट लॉस, अगर देखो मैं चाहता नहीं आप इस तरीके से करो, बट रीड करके करना है आपने हमेशा। हाँ, लिखने के लिए एग्जाम पर्पस के लिए लिखना पड़े तो इंपेयरमेंट लॉस विल ऑलवेज बी इक्वल टू किसके बराबर होगा सर? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट इफ पॉजिटिव। अब मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगा तभी इंपेयरमेंट की जाएगी, अगर कैरिंग अमाउंट कम है और ये अमाउंट नेगेटिव आ जाता है तो फिर इंपेयरमेंट नहीं की जाती। फिर आपको इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसको डील करने के लिए बोलेगा, ये स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। तो इसके साथ में हमारे पास जो बेसिक आइडिया था, जल्दी से एक बार रिवाइज करना है। वो क्या था? हमारे पास सिर्फ दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी कि एक तो इंपेयरमेंट का मतलब क्या है, एसेट का मतलब क्या है, रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं और वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, है ना। इंपेयरमेंट का मतलब उसकी वैल्यू को घटाना। क्यों घटाना है सर? क्योंकि एक यूजर को लाइबिलिटी को देख के ये लगता है कि पैसे देने हैं, तो एसेट को देख के उसको लगता है कि पैसे आने हैं, पर वो एसेट अगर उतना पैसा लाने की काबिलियत नहीं रखती है तो हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने के लिए उसकी वैल्यू को क्या कर देना चाहिए? घटा देना चाहिए, क्योंकि हम प्रूडेंट लोग हैं। प्रूडेंट मतलब लॉसेस को हम फटाफट से बुक कर लेते हैं, इनकम्स को करें चाहे ना करें, है ना। उसके बाद हमारे पास है कि सर जब निकालना ही है, इंपेयर करनी है कि नहीं करनी, तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, हमने क्या वैल्यू लिखी हुई है, दूसरा वो कितना रिकवर कर सकती है। हमने जो लिखी है उसको कैरिंग अमाउंट, डब्ल्यूडीबी, बुक वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, डिप्रेसिएशन बोल देते हैं हम लोग। जो रिकवर हो सकते हैं उसको बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकल जाता है? दो तरीके से, या तो उसको बेच के या उसको यूज करके। एंड बेच के फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोल देते हैं, यूज करके जो भी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। जो भी इसमें से हायर होगा दैट इज रिकवरेबल अमाउंट। अगर उससे भी ज्यादा आपने कैरिंग अमाउंट लिखा हुआ है तो डिफरेंस को आपको क्या कर देना पड़ता है? क्या कर देना होता है? इंपेयर कर देना होता है। तो इसके साथ में आप लोगों के पास जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आगे चर्चा शुरू होती है, एक छोटा सा पार्ट में और आपको कराऊंगा। अगेन क्रैम कुछ नहीं करना है, समझना है सिर्फ उस चीज को। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछूं जिसमें आप लोगों ने मुझे जवाब देना है, उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग कोई मॉड्यूल के उसके नहीं करेंगे, हम करेंगे डायरेक्टली केस स्टडीज में कैसे कैसे पॉइंट पूछे जाते हैं, पर यह है कि पता होना जरूरी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट है 400 लाख, आपके पास जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो है 300 लाख, और वैल्यू इन यूज है 350 लाख, 350 लैक्स। क्वेश्चन इज कि क्या इंपेयरमेंट लॉस होगा? अगर होगा तो कितना होगा? ठीक है, ओरल क्वेश्चन है, ओरली ही आप लोगों ने कोशिश करनी है, बिना लिखे ही आंसर करने की आदत बनेगी, तभी वो बड़ी बड़ी केस स्टडीज का डाटा आप याद रख के ओरली आंसर्स कर पाओगे। अगर आप उन सारी चीजों को लिखने की कोशिश करोगे वो लिखी नहीं जाएंगी। 3 घंटे 4 घंटे का टाइम होगा, बड़ा ज्यादा टाइम हमारे पास होता भी नहीं है ना। तो ओरली कोशिश करनी है। अगर 400 लाख का अमाउंट है, 300 एंड 350 लाख का वैल्यू न्यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, तो अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि व्हाट वुड बी द रिकवरेबल अमाउंट, मैक्सिमम कितना रिकवर किया जा सकता है? 350 लाख है।
और मैंने बुक्स में कितना लिखा हुआ है फिर भी 400 लाख। यूजर्स को क्या लगेगा 400 लाख आएंगे कहीं से, एसेट के बदले में कहीं से नहीं आएंगे, तो हम लोग कितने पे शो करेंगे फिर इसको चुपचाप से 350 पे। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 50 लाख। ठीक है, तो अब आपको टेक्निकली थोड़ा परेशान अगर उसने करना ही हो आपकी केस स्टडीज में, तो वो कैसे करेगा आपको, और वो करेगा जरूर। वो किस चीज के ऊपर, कि अगर आपके पास कैरिंग अमाउंट डायरेक्टली ना दिया गया हो, आपको बोला जाए कि जी एसेट खरीदी थी 1 2 3 साल पहले, यहां खरीदी थी कोई एसेट, अब हम इंपेयरमेंट चेक कर रहे हैं यहां पे, तो आप लोग क्या 3 साल की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद का कैरिंग अमाउंट निकाल सकते हो? जो भी मेथड उसमें प्रिस्क्राइब्ड है तो निकालना पड़ जाएगा हमें, है ना। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का लगती कैसे है वो याद है आप लोगों को? क्या यहाँ पे कोई 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि 180 दिन से ज्यादा है तो हाफ ईयर, उससे कम है तो फुल ईयर एक्सेट्रा कुछ ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट चलता है फिर, प्रोपोर्शनेट टू टाइम। जितने टाइम के लिए, एक्चुअली बोलूं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, जितने टाइम के लिए आप यूज करोगे इस साल में, उतने ही टाइम के प्रोपोर्शनली आपकी एसेट जो है वो बुक, टाइम या एसेट का यूज बेसिकली, है ना। तो जितना यूज करोगे उतने के प्रोपोर्शनली आप लोगों के पास जो है वो बुक डेप्रिसिएशन जो है वो होनी चाहिए। ये इस अकाउंट्स में हम लोग इस तरीके से करते हैं, है ना। तो ये अगर करना पड़ जाए तो क्या किया जा सकता है, होपफुली यस, है ना। अब मेरे पास आता है इसके अगला एक छोटा सा पॉइंट जो कि लॉजिकल सी बात है। अब धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट क्या आता है, बात सिर्फ दो चीजों के ऊपर होनी है, या तो कैरिंग अमाउंट के ऊपर या रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर। अब रिकवरेबल अमाउंट की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहा हूं मैं वैल्यू इन यूज की। क्वेश्चंस में जो आपके पास एफआर के पेपर में आते हैं उनमें तो ज्यादातर सिचुएशन में आपको सीधा सीधा ही दे दिया होता है वैल्यू न्यूज। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब वैल्यू न्यूज दे देता है वो, या तो आप लोगों के पास कैश फ्लो दे देता है, तो सीधा सीधा आंसर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के निकल जाता है। ठीक है, पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और प्रैक्टिकली सोचना है क्योंकि केस स्टडीज आर प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकली ये एक फोन है मेरा, ये लैपटॉप है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कोई भी एक फैक्ट्री है जहां पे एक फैक्ट्री के गेट पे कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, क्या वो बुक्स में एज एन एसेट शो हो रहा होगा? आंसर इज यस। क्या ये फोन मेरी बुक्स में एज एन एसेट आ रहा होगा? क्या ये लैपटॉप मेरी बुक्स में एज एन एसेट आ रहा होगा? क्या ये कैमरा मेरी बुक्स में एज एन एसेट आ रहा हो जिसपे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं? द आंसर इज यस। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत छोटी सी है सर, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि इन सब चीजों से ये एसेट है मेरी, इसका कैरिंग अमाउंट मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मेरी बैलेंस शीट में है, बेच के कितना पैसा मिलेगा मैं एक्सपर्ट को बुला के इजीली पता कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इस एसेट को, मान लो सिर्फ लैपटॉप को यूज करके मैं फ्यूचर में क्या कैश फ्लो जनरेट करूंगा, क्या ये पता लगाना आसान काम है कि मुश्किल काम है? और एक एग्जांपल देता हूं, फैक्ट्री के गेट के ऊपर एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये सबकी अटेंडेंस लगी है, वो बुक्स में एज एन एसेट है। सिर्फ उस कंप्यूटर को पकड़ के अगर आप यूज करो तो फ्यूचर में क्या कैश फ्लो जनरेट हो पाएंगे, क्या वो पता लगाया जा सकता है? बहुत आसान काम है, सिर्फ उस कंप्यूटर को पकड़ के, सिर्फ उस कंप्यूटर को यूज करके। ये कोई उतना आसान काम नहीं होता है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो बोल दिया जाता है कि हाँ जी निकाल लो, पेपर में भी आपके पास कैश फ्लो दे दिए जाए, पर कई बार आप लोगों के पास प्रैक्टिकली इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट द कैश फ्लोज दैट कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट। एक एसेट की वजह से क्या कैश फ्लो जनरेट, मान लो ये कैलकुलेटर है मेरा, ये एसेट है मेरी, बिल्कुल है जी, इस कैलकुलेटर को यूज करके मैं क्या कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूं सिर्फ इसको यूज करके, वो मुझे पता लगाना है। क्या ये आसान काम होगा? नहीं सर, ये बहुत मुश्किल काम है। तो उस सिचुएशन में फिर क्या करें सर हम, है ना, और वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि ये अकेला कैलकुलेटर कुछ भी कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकता है। ये कैलकुलेटर भी मिलेगा, ये लैपटॉप भी मिलेगा, ये कैमरा भी मिलेगा, मेरा रूम जहां पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वहां पे भी वो भी मैच होगी एसेट, तब जाके इकट्ठी करके कहीं मैं क्लासेस बनाऊंगा, उनको मैं सेल करूंगा बेचूंगा, तो जाके मेरे पास क्या रिकवर हो सकता है, कुछ ना कुछ उनको बेचकर पैसा रिकवर हो सकता है। पर सिर्फ एक एक एसेट को यूज करके पैसा रिकवर नहीं हो सकता है। तो अब क्या करें? तो मेरा स्टैंडर्ड ने भी इस प्रॉब्लम को समझा, क्योंकि अगर आप क्रैम करोगे फिर नहीं चीजें पता चलेंगी, समझोगे कभी भूलेंगे भी नहीं कि किसी चीज का क्यों, है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो अगर आपको पता चला कि मुझे पता क्या करना है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एसेट से क्या रिकवर हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है,
तो फिर मेरा इंडिया हमें बोलता है कि जब सिंगल एसेट के ऊपर वैल्यू इन यूज निकालना पॉसिबल ना हो तो आप वैल्यू इन यूज और इवन इंपेयरमेंट लॉस भी कैसे कैलकुलेट करोगे? बेस्ड ऑन CGU। अब ये क्या नई बला आ गई सर? CGU। CGU मींस कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब सर समझाइए हमें, ऐसे पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है? मतलब क्या है? मतलब है छोटे से छोटा ग्रुप ऑफ एसेट, द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स विच इज हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग द कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली। ठीक है? उस ग्रुप में अब आपके पास 2 एसेट भी हो सकती हैं, 200 एसेट भी हो सकते हैं, 2 लाख एसेट्स भी हो सकती हैं, बट छोटे से छोटा ऐसा ग्रुप जिसकी एसेट्स को जब कंबाइन किया जाए तो वो मिलके कुछ ना कुछ कैश फ्लो जनरेट करने की काबिलियत रखती हैं, तो उनको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग? कैश जनरेटिंग यूनिट्स। ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फैक्ट्री है जिसमें कि वो कंप्यूटर सिस्टम भी है, जिसमें कि अंदर मशीनें भी लगी हुई हैं, जिसमें कि अंदर बाकी एसेट्स भी हैं, तो उनको मिला के तो प्रोडक्ट बेचा जा सकता है और उससे जो कैश फ्लो रिकवर हो सकते हैं? द आंसर इज यस। तो आप लोग अब जब वैल्यू न्यूज निकालोगे तो पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट का निकालोगे, जो कैरिंग अमाउंट होगा वो भी इस पूरे सीजीयू का निकलेगा और इंपेयरमेंट लॉस भी जो निकलेगा वो पूरे सीजीयू का निकलेगा। कैसे सर? मैंने आपको बताया, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे ये और क्लैरिटी आप लोगों को हो जाए। एक सीजीयू है, CGUX नाम दे दिया मैंने इसको। इसमें एक एसेट ए है, एक एसेट बी है, एक एसेट सी है। ठीक है? इसका कैरिंग अमाउंट है 50,000, इसका कैरिंग अमाउंट है 80,000। कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में लिखा हुआ है, इसका कैरिंग अमाउंट है 1,00,000 रुपए। और ये तीनों एसेट्स अपने आप में इंडिपेंडेंटली कैश नहीं जनरेट कर सकती। हां, तीनों को जब एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बेच के कैश फ्लो जनरेट किए जा सकते हैं और उनका एस्टिमेट लगाया जा सकता है। ठीक है? तो मेरे पास अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे सीजीयू में जो 3 एसेट्स हैं उनके टोटल कैरिंग अमाउंट कितना है? बड़े आराम से निकाल लेंगे सर, क्या दिक्कत है? ऐड करेंगे यहां पे 1,00,000 प्लस 1,80,000 प्लस 50,000। अगर मैं आप लोगों के लिए करूं तो ये हो गया 2,30,000 रुपए। ठीक है? अब पता किया कि इस पूरे के पूरे सीजीयू को अगर बेचा जाए तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आती है हमारे पास 1,50,000 रुपए। ठीक है? पूरे सीजीयू जिसमें तीनों एसेट को इकट्ठा करके बेच दें तो 1,50,000 रुपए रिकवर हो सकते हैं। ठीक है? और इसी तीनों को अगर मिला के यूज करें तो जो फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज वैल्यू इन यूज है आप लोगों के पास 1,80,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं पूरे सीजीयू में से मैक्सिमम पैसा कितना रिकवर हो सकता है, तो शायद आपका आंसर होगा कि सर इन दोनों में से हायर, दैट इज 1,80,000। बट सर आप जो मर्जी कर लो, इनसे 1,80,000 से ज्यादा आप रिकवर नहीं कर सकते। पर मैंने इस पूरे सीजीयू की ही बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट कितना लिख के रखा हुआ बुक्स में? 2,30,000। तो लोगों को क्या इंफॉर्मेशन जाएगी कि 2,30,000 कमा पाएंगे, जबकि हम कितना कमाने की हिम्मत रखते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1,80,000। तो कितना इंपेयरमेंट लॉस आएगा? और वो इंपेयरमेंट लॉस क्या सिर्फ एक एसेट का होगा कि पूरे सीजीयू का होगा? द आंसर इज कंप्लीट सीजीयू। और कितना लॉस होगा वो? आंसर इज 50,000। दिस इज कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। तो कैलकुलेशन सेम वैसे ही चलेंगी, इसलिए मैं बोलता हूं समझना इन चीजों को। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं होगा, पर एक एसेट के ऊपर अगर नहीं निकल पा रहा वैल्यू न्यूज क्योंकि उससे कैश फ्लो नहीं जनरेट हो सकते इंडिपेंडेंटली, तो फिर कैलकुलेशंस कैसे होंगी? बेस्ड ऑन सीजीयू, क्योंकि जरूरत है। अब एक एक एसेट का बोल तो देंगे कि इस फोन का, इस कैलकुलेटर का कैश फ्लो निकालो, कहां से निकालें सर? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अलग से इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करती ही नहीं है एसेट। ठीक है? तो अब इसके बाद अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चन एक माइंड में और आएगा जिसको जवाब मैं आपको देकर फिर आगे के पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो ये जो आपका पॉइंट है कि 1 से 50,000 रुपए सर राइट ऑफ कैसे करें, क्योंकि जब मुझे 50,000 रुपए की वैल्यू गिरानी तो है इन एसेट्स की, बट किसी एक एसेट की नहीं गिरानी। अब कितने एसेट की गिरानी है? तीनों एसेट्स की। ठीक है? जिसमें क्योंकि सीजीयू के ऊपर डिस्काउंट है या इंपेयरमेंट है तो तीनों की वैल्यू घटनी है। अब किस में से घटाएं? सर इसमें से घटा दो, सी में से।
बड़ी लग रही है वैल्यू, बहुत है, 50,000 घटा दो, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सही होगा? पर ना, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आप लोग इतने क्रूर, इतने निर्दयी नहीं हो सकते हो कि आप लोग बेचारे सिर्फ सी एसिड के साथ ऐसा कर दो कि उसकी वैल्यू को घटा दो, ठीक है, इसलिए सिर्फ कि उसकी वैल्यू ज्यादा थी। ऐसा करना सही नहीं होगा। तो सही क्या होना चाहिए? अगर आप लॉजिकली जरा सा सोचोगे तो शायद आप लोगों में से ज्यादातर को आंसर पता चल भी चुका हो, मेरे बिना बताए भी पता चल चुका है, क्योंकि आप सोचना शुरू कर रहे हो, है ना। तो कैसे करेंगे सर? इनकी रेशो में, जो बुक वैल्यू की रेशो है, उसी रेशो में इस इंपेयरमेंट लॉस को इन तीनों एसेट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के साथ अब हम आज के इस पॉइंट को यहां रोक रहे हैं। इसके आगे पॉइंट्स आते हैं कि अगर गुडविल होगी सर इसमें, या आगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट होगा, या कुछ, या इसके क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो हम लोगों के पास आगे हम लोग चलेंगे। पर ये आप लोगों के पास मेजरली क्रक्स है पूरे के पूरे इंडेक्स का, पूरे के पूरे दुनिया में बोलूंगा, बट इस इतने पार्ट ऑफ इंडेक्स का जो कि आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। सेकंड पार्ट में जल्दी ही आप लोगों को इशू करूंगा, ठीक है, जिसमें कि इसके क्वेश्चंस और केस स्टडीज जो है वो आगे होंगी, ठीक है। तो अब यहां पे मेरे पास जाने से पहले, इस सेशन को ऑफ करने से पहले, एक बार जल्दी से आपने रिवीजन करना है कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स में, एसेट का मतलब क्या है, इंपेयरमेंट का मतलब क्या है, रिसोर्स, फ्यूचर इनकम, बेनिफिट्स, वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। इंपेयरमेंट का मतलब वैल्यू को घटाना बढ़ाना, यहां का वर्ड नहीं है। घटानी क्यों है? क्योंकि लाइबिलिटी को देख के लगता है कि कल को पैसे दे रहे हैं, तो एसेट को देख के यूजर्स को लगता है, जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कि कल को पैसा रिकवर होगा, आएगा। और अगर वो एसेट उतना पैसा रिकवर करने की हिम्मत नहीं रखती है तो हम उसकी वैल्यू को घटा देते हैं। फिर सवाल आया कि सर कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट आखिरकार ये दो चीजें निकलती कैसे? कैरिंग अमाउंट एसेट की कॉस्ट में से 8 दिन तक की डेप्रिसिएशन घटा दो, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है सर? उसको बेचकर, जिसको टेक्निकली बोलते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या उसको यूज करके, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज। पर अगर, और विच एवर इज हायर जो आएगा दैट इज रिकवरेबल अमाउंट, बट उससे भी ज्यादा अगर आपकी बुक्स में वैल्यू है तो डिफरेंस को हम इंपेयर कर देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कि अगर सर एक इंडिविजुअल एसेट रिकवर कैश फ्लो कमाने की हिम्मत रखती ही नहीं है, फिर क्या करें? फिर हम लोग एक एसेट के ऊपर नहीं, बल्कि उससे लार्जर ग्रुप ऑफ एसेट जो कि इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करने की हिम्मत रखती हैं, उनके ऊपर जो है वो इंपेयरमेंट चेक करेंगे। और उनमें अगर इंपेयरमेंट होगी तो वो इंपेयरमेंट उस सीजीयू के एसेट में से उनकी बुक वैल्यू की रेशियो में माइनस कर दी जाएगी। हाँ, जब कैलकुलेशंस होंगी सीजीयू वाइज तो होंगी वैसे ही, पूरे सीजीयू का कैरिंग अमाउंट कितना है, पूरे सीजीयू को बेच के कितने पैसे मिल सकते हैं, और पूरे सीजीयू को यूज करके जो फ्यूचर में कैश फ्लो होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो इसके साथ में आपका मेजरली पार्ट जो है वो इस इंडेक्स का कवर हो जाता है। केस स्टडीज एंड ऑल हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों के पास इस सेशन को मैं यहीं ऑफ कर रहा हूं। आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखना है। सेकेंडली, अगर आप लोगों को कुछ भी और डिटेल कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई दिक्कत आती है, इवन आप मेरे पास ना भी पढ़े हो, एफआर और एसएफएम में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आई एम ऑलवेज देयर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है बहुत देर से, उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मुझे कोई भी मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हो, कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों के पास हो, सजेशन हो कोई कि मैं पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन करा दूं जो आपके पास रुका हुआ हो, तो वो भी आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों को उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाया करेगी। हाँ, वो मैं यूट्यूब पे डालूंगा या पर्सनल शेयर करूंगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसके साथ हम अभी के इस सेशन को यहीं रोक रहे हैं। आज के दिन के लिए इतना ही। हाँ, मैं अगेन बोलूंगा कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के कंपैरिजन में GFRS लेना इज कंपैरेटिवली अ गुड ऑप्शन, अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल टॉपिक, और करने में भी मजेदार है। सेकेंडली, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी, जैसे ही आप सीए बनोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप लोग मेरे साथ ड्रॉप कर सकते हैं।